पूछ लेना सब। ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑडियो आ रहा है बेटा? वॉल्यूम ठीक है? कम या ज्यादा तो नहीं है? वॉल्यूम का बताओ मुझे। वॉल्यूम ठीक है ना? राधे राधे बेटा। वॉल्यूम ठीक है ना? वॉल्यूम में कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई भी दिक्कत वॉल्यूम में? ठीक है। वॉल्यूम कम या ज्यादा तो नहीं कराना ना? ठीक है। ठीक ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे। अपने लोग जो कल पढ़ा था उसको मैं बता देता हूं कि जो लास्ट टॉपिक अपनों ने स्टार्ट करके छोड़ा था कि अपने दाब आधिक्य के बारे में पढ़। दाब आधिक्य क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में? एक्सिस प्रेशर। अब ये एक्सिस प्रेशर या दाब आधिक्य क्या था, तो उसके बारे में देखो अपनों ने क्या पढ़ा था। दाब आधिक्य किसे बोल रहे थे अपने लोग? कि कोई भी वक्रीय सतह अगर होती है, कोई भी वक्रीय सतह होती है, उसमें जो अंदर की साइड मतलब अवतल साइड जो होता है प्रेशर वो ज्यादा होता है। किस तरफ से? उत्तल सतह से। तो हमने ये अंदर की साइड को पी इन बोला था, बाहर की साइड को पी आउट बोल दिया था, और बोला था कि अंदर की साइड जो प्रेशर होगा वो बाहर की साइड से ज्यादा होगा, है ना? तो हमने क्या लिखा था फिर कि ये पी इन माइनस पी आउट, इसी के डिफरेंस को हमने क्या नाम दे दिया था? एक्सिस प्रेशर। ठीक, तो इसी डिफरेंस को अपने एक्सिस प्रेशर बोलते हैं। ठीक, अच्छा, एक्सिस प्रेशर कभी कैलकुलेट करना पड़ जाए तो हमने बोला था कि एक्सिस प्रेशर होता है 2T/R। ये T तो सरफेस टेंशन हो गया, R क्या है? R उस बूंद की या उस सोप बबल साबुन के बुलबुले की रेडियस। R क्या है? रेडियस यानी कि त्रिज्या। ठीक, अगली चीज अगर बात करें कि बूंद के अंदर, तो बूंद के अंदर बोला था ये जो एक्सिस प्रेशर होता है वो प्रति सतह होता है। तो पानी की बूंद में तो एक ही सतह होती है, तो फॉर्मूला क्या था? 2T/R। और साबुन के बुलबुले में दो सतह होती हैं, तो फॉर्मूला 2T/R प्लस 2T/R कितना बन जाएगा? 4T/R, है ना? 4T/R। इतना पढ़ा था, ये अपने को याद है ना? ये चीज याद है ना? अब आगे स्टार्ट करें। ठीक, अपने लोग अब देखो आगे स्टार्ट करते हैं। हमने दो क्वेश्चन भी किए थे। क्या कौन से क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे? एक तो ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके थे, और एक ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। ठीक, आपने देखो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सवाल वही है, फॉर्मूला भी वही लगाना है, बस थोड़ा सा सवाल में अंतर आ गया। क्या अंतर आ गया? कि कल तक के जो सवाल थे उसमें सीधे एक्सिस प्रेशर दाब आधिक्य दिया जाता था। ठीक है, और अपने क्या करते हैं कि दाब आधिक्य दिया हुआ है और अपनों से त्रिज्याओं का अनुपात पूछा होता था, तो अपने बोल देते थे कि जो R1/R2 होगा ना, वो P2/P1 के बराबर होगा। यही बोल लेते ना। पर यहां और उस सवाल में अंतर क्या है कि वहां सीधे दाब आधिक्य दिया होता था। देखो क्या लिखा है? दाब आधिक्य। क्या लिखा है? दाब आधिक्य। पर इस वाले सवाल में दाब आधिक्य नहीं लिखा है। क्या लिखा है? अंदर दाब। क्या लिखा है? अंदर दाब। और ये जो दोनों चीजें लिखी हैं ये तो दाब आधिक्य है। तो अपने को रेशियो बताओ, अगर ये ले लें तो रेशियो ये हो जाएगा क्या? अपने ऐसा बोल दें कि भाई ये तो P1 है, ये P2 है, और आपने इसका रेशियो लेके 1.02/1.01 लगा दें तो सही होगा क्या सवाल सही हो जाएगा क्या? नहीं, सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दाब आधिक्य नहीं है। अपने को दाब आधिक्य बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? तो बोला था कि जो एक्सिस प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है?
पी इन माइनस पी आउट, और नीचे भी क्या आएगा, पी इन माइनस पी आउट। अंदर प्रेशर कितना है P2 में, 1.02 ATM, 1.01 ATM। जो P आउट होगा ये कौन सा प्रेशर होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो 1 ATM माइनस कर देंगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1। तो ये यहां से आ गया 0.02 अपॉन 0.01, तो ये आ गया 2/1। तो ये त्रिज्याओं का अनुपात आ गया, तो जो वॉल्यूम का अनुपात होगा वो कितना आ जाएगा, कुछ भी नहीं पढ़ाया बेटा, बस यही सवाल स्टार्ट किया है, नया कुछ भी नहीं कराया। ठीक है, अब देखो इस सवाल और पहले के सवालों में अंतर समझ लो ध्यान से। वहां भी सवाल सेम कर रहे थे अपने लोग वहां पे क्या कर रहे थे कि त्रिज्याओं का अनुपात ही निकाल रहे थे, पर वहां पे क्या था कि दाब आधिक्य दिया होता था, सीधे किसके बारे में बताया जाता था, दाब आधिक्य के बारे में, तो सीधे अनुपात ले लेते थे। यहां अंतर क्या है बेटा, उसने देखो दाब आधिक्य वर्ड मेंशन नहीं है, दाब आधिक्य वर्ड मेंशन नहीं है, इसमें सिर्फ क्या मेंशन है कि बुलबुले के अंदर दाब कितना है ये बताया गया है। तो अपने को जो ये P1 और P2 लेते हैं ये तो दाब आधिक्य होता है, तो हमने P इनसाइड दिया था, तो उससे एक्सिस प्रेशर कैसे बनाया कि इनसाइड में से आउटसाइड वाला घटा दिया, तो जो डिफरेंस है वही तो ये P वाला होगा ना। तो हमने फिर ये सवाल को सॉल्व किया। इसमें बताओ कोई दिक्कत, कर सकते हैं ना। उसी तरह का सवाल था, सवाल को थोड़ा सा टफ बना दिया, थोड़ा सा कठिन कर दिया, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है, बस यही सवाल कराया है, कुछ भी और नहीं पढ़ाया, बस यही एक पुराना क्वेश्चन कराया। ठीक है यहां तक, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, देखो अब बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। चलो इससे पहले मैं तुम्हें एक सवाल और कराता हूं, ठीक है, इससे पहले मैं तुम्हें एक सवाल और कराता हूं। ये वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। चलो ये वाला देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो, जैसे सबसे पहले इजी सवाल किया, फिर उसके बाद एवरेज सवाल किया। ये सवाल किस में काउंट होगा, टफ में काउंट होगा। टफ देखो कहने को टफ है, पर अपन ने सॉल्व किया हुआ है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे अपने लोग इसको। सवाल पढ़ो एक बार, क्या दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है कि एक पानी की बूंद है, ठीक है, जो उसके अंदर दाब आधिक्य है वो 9 है। कितना, 9 मात्रक। जब कोई भी यूनिट नहीं लिखता, उसे मन नहीं होता यूनिट देने का, तो सीधे लिख देता मात्रक, कि कुछ भी ले लो, मात्रक मान लो। अब बोला ऐसी 27 बूंदें मिला दी, ऐसी 27 बूंदें मिला दी तो एक बड़ी बूंद बनी होगी ना। तो बोला उस बड़ी बूंद के अंदर दाब आधिक्य कितना होगा ये बताओ। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है। बहुत सवाल देखो, ये जब पेपर टफ आएगा ना तो ऐसा सवाल आता है, पर टफ कहने को है, अगर तुमने थोड़ा सा भी चीजें ध्यान से पढ़ी तो हो जाएगा। देखो उसने बोला कि कुछ छोटी छोटी बूंदें, इन छोटी छोटी बूंदों को कितनी बूंदें मिलाई, 27, और इन 27 बूंदों को मिला के एक बड़ी बूंद बना दी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ये जो छोटी बूंदें हैं इनके अंदर दाब आधिक्य PS मान लिया, S माने स्मॉल, और ये जो बड़ी बूंद है इसके अंदर दाब आधिक्य मान लिया V, यानी कि बड़ी, बिग। तो देखो छोटी बूंदें जो हैं PS, क्या छोटी बूंदों के अंदर 9 दिया हुआ है, 9 लिखा हुआ है। बड़ी बूंद के अंदर कितना होगा ये पूछा है। यहां तक कोई दिक्कत, सवाल समझ में आ रहा है। क्या दिया हुआ है कि छोटी बूंदें थी 27, उनके अंदर जो दाब आधिक्य है वो 9 है, इनको मिला के बड़ी बूंद बना दी, तो उसके अंदर दाब आधिक्य कितना होगा। यहां तक समझ में आ रहा है ना सवाल, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखो अपने को इतना पता है कि भाई जो P एक्सिस होता है ना, एक्सिस प्रेशर, वो 1/r के प्रोपोर्शनल होता है।
किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1/r के प्रोपोर्शनल होता है, ये अपने को पता है क्या? हाँ, ये अपने को पता है। तो हमने क्या लिया, देखो अभी तक अपने R1 R2 मान लेते, P1 P2 मानते थे। यहां पे कंफ्यूजन ना हो तो देखो मुझे बड़ी बूंद के अंदर एक्सिस प्रेशर निकालना है, तो मैंने उससे P लिखा, P बिग, B का मतलब बिग, और फिर नीचे लिखा P S, S का मतलब स्मॉल। अब देखो ये इनवर्स का रिलेशन होता है, क्या का रिलेशन होता है? इनवर्स का रिलेशन होता है। तो अगर ऊपर लिखा है बड़ी बूंद, तो जो बड़ी बूंद की त्रिज्या है वो नीचे आएगी, और नीचे लिखा है छोटी बूंद, तो छोटी बूंद की त्रिज्या जो है वो ऊपर जाएगी। तो यहां पे मैंने R1 और R2 नहीं माना, स्मॉल r और कैपिटल R माना। ये समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए किया कि मुझे कंफ्यूजन ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। मुझे अब समझ में सीधा सीधा आ रहा है कि यहां बड़ी बूंद का प्रेशर है, यहां छोटी बूंद का प्रेशर है। इनवर्स व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है, तो बड़ी बूंद ऊपर आई है तो उसकी त्रिज्या नीचे आएगी, छोटी बूंद का दाब यहां लिखा है तो छोटी बूंद की त्रिज्या ऊपर आएगी। सही है यहां तक? इसमें कोई परेशानी? बेटा यहां फालतू बात मत करो, पढ़ाई कर लो। ये तुम वो आपस में क्या बात करते हुए, आपस में बात मत करो बेटा, ये टाइम पढ़ने का है, माना करो, ये बात समझो। अभी पढ़ लो, ये सब मत करो, आपस में बात मत करो, ठीक है? अब देखो अपन ने ये चीज सॉल्व की हुई है, याद करो मैंने तुम्हें बोला था एक चीज याद रखने को। मैंने बोला था कि कैपिटल R और स्मॉल r का जो रिलेशन होता है वो होता है n की पावर 1/3। क्या होता है? n की पावर 1/3। अब ये कैपिटल R अपॉन स्मॉल r नहीं है, ये स्मॉल r अपॉन कैपिटल R है, तो उसका उल्टा कर दो, उसका उल्टा कर दिया। सही है क्या यहां तक? अब n की वैल्यू 27 दी हुई है, तो 27 की पावर 1/3, और 27 की पावर 1/3 क्या होता है? 1/3। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो अगर अपने बड़ी बूंद का दाब निकालना है तो छोटी बूंद के दाब से मल्टीप्लाई कर दें। छोटी बूंद का दाब है 9, 3। अरे ठीक है क्या, इसमें परेशानी? बताओ। n की पावर 1/2 नहीं होता बेटा, n की पावर 1/3 होता है। आंसर 3। कोई परेशानी यार? कोई भी दिक्कत बताओ, कोई भी परेशानी? कोई भी परेशानी? ठीक है, ठीक। अब देखो यहां तक के, देखो मैंने तुम्हें सबसे पहले इजी सवाल कराया था, फिर एक एवरेज सवाल कराया, ये मैंने एक अच्छा सवाल कराया। अब एक और वैरायटी देखते हैं क्वेश्चन की, और क्या हो सकती है। देखो ये इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें देखो उसने अपने को जो प्रेशर है वो बताया हुआ है कि क्या, देखो क्या दिया हुआ है कि साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाब आधिक्य है वो किसके बराबर है? जल के स्तंभ का 8 mm है। जल के स्तंभ का 8 mm है। क्या तुम लोगों ने P बराबर रोजी एच एक फॉर्मूला सुना है? P बराबर रोजी एच एक फॉर्मूला सुना है क्या? एक फॉर्मूला होता है बेटा, P बराबर रोजी एच, ऐसा एक फॉर्मूला सुना हो कभी? P बराबर रोजी एच, ऐसा कोई फॉर्मूला याद है ना? नहीं सुना? ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा बेटा? हाँ पढ़ा है, पढ़ा होगा शायद। अब देखो, तो सबसे पहले उसने बोला देखो बेटा जो एक्सिस प्रेशर है वो दिया हुआ है, पर देखो एक बात हमेशा याद रखो कि प्रेशर दिया हुआ है तो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि इस प्रेशर को कितना लिख लेते हैं? 8। इस प्रेशर को कितना लिख के चले आते हैं? 8। पर बेटा 8 प्रेशर नहीं है, ध्यान रखो 8 प्रेशर नहीं है। प्रेशर की यूनिट देखो किसमें दी है? mm। mm यानी ये किसकी यूनिट है? लेंथ की। किसकी यूनिट है? लेंथ की, यानी h दिया हुआ है।
तो कभी भी ऐसा तुम्हें दिखे कि दाब दिया है पर दाब की यूनिट में कभी सेंटीमीटर, मीटर या एमएम लिखा है, तो मतलब ये दाब दिया तो है पर सीधा नहीं दिया। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा कि जो एक्सिस प्रेशर है वो रो जी एच से निकालो। किससे निकालो? रो जी एच। किससे निकालो? रो जी एच। रो की वैल्यू किसका स्तंभ है? जल का। तो जल का जो डेंसिटी होती है एसआई वाली वो 10 की पावर 3 होती है। जी की वैल्यू 10 होती है और एच की वैल्यू बेटा 8 है पर एमएम में है। एमएम में है तो 10 की पावर -3। ये क्यों लगाया कि एमएम से मीटर बनाया, एमएम से मीटर बनाया। ठीक है, ठीक है यहां तक। अब हमें पता है कि पी एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है? 4T/R। क्यों 4T क्यों लिखा? क्योंकि देखो साबुन का बुलबुला है, साबुन का बुलबुला है। अब हमने क्या किया, देखो इस सवाल में अपने को पी एक्सिस पता चल गया, अपने को आर की वैल्यू पता है कितनी, 0.1 mm, और अपने को क्या निकालना है, इस टी की वैल्यू अपने को निकालनी है। मैंने पी एक्सिस तुम्हें बताया, आर तुम्हें सवाल में दिया हुआ है, मुझे टी की वैल्यू कैलकुलेट करके आंसर बताओ। वैल्यू पुट कर सकते हो, वैल्यू पुट करो, आंसर बताओ सीधे। अब जो भी है आप लोग अपने आप सॉल्व करो, मेरे को आंसर बताओ क्या आएगा। ठीक है, एक्सिस प्रेशर तो 80 आएगा, पर उसने एक्सिस प्रेशर पूछा नहीं था तो हमने अब फॉर्मूला लगा दिया। इस सवाल में जो कठिन चीज थी बेटा वो यही थी कि एक्सिस प्रेशर सही यूनिट में नहीं दिया था, है ना। सवाल जब बड़ा आसान आएगा तो यूनिट में खेलेगा, तो एक्सिस प्रेशर सही यूनिट में नहीं दिया था, इसलिए अपने को पहले उसको सही यूनिट में लाना पड़ा। अब सॉल्व करो तो देखो, अगर यहां पे अपने ध्यान से देखें बेटा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 80 बचेगा। तो मैंने यहां लिखा 80। ठीक है, यहां 4T मुझे निकालना है और R की वैल्यू 0.1 mm है, तो 0.1 इंटू 10 की पावर -3। यहां से बेटा अगर T निकालें तो आ जाएगा 80। ये 4 का कितनी बार में कट कर लगेगा? 20। तो 20 इंटू 0.1 इंटू 10 की पावर -3, ये कितना हो गया? 2 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर्स की यूनिट हो जाएगी। ठीक है क्या? हाँ, 20 इंटू 10 की पावर -4 भी सही है और 2 इंटू 10 की पावर -3 भी सही है। ठीक है, ठीक है। तो बेटा ये इसी तरह के 4 सवाल हो सकते हैं एक्सिस प्रेशर में। अब इससे ज्यादा सवाल नहीं हो सकता, इससे बड़ा सवाल एक्सिस प्रेशर में नहीं हो सकता, यही सवाल हो सकते हैं। मैंने तुम्हें तीनों वैरायटी करा दी, जो भी हो सकती थी मैंने सारे करा दी। ठीक है, जिनका भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में गलती हो रही है बेटा, वो लोग ध्यान से समझो क्या दिक्कत है ना। ठीक है ना यहां तक। और जो लोग आपस में बात कर रहे हैं बेटा, बात मत करो, समझो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तुम लोग बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास पढ़ने के लिए मोबाइल है, चलाने के लिए नेट है ना। ऐसा बहुत लकी हो तुम लोग, ये समझो। तो उसको बर्बाद मत करो उस टाइम को। एक बात समझो कि ये टाइम अगर निकल गया, ये 2-3 साल, तो फिर बेकार है आगे। तुम्हें जिंदगी में कभी ना कभी मेहनत करनी ही पड़ती है। या तो जब तुम लोग 18-19 साल के होते हो उस टाइम पे मेहनत कर लो, है ना, या तुम लोग जब 25-26 साल के हो जाओगे तब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिंदगी में एक ऐसा टाइम आता ही है कि तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। उस टाइम को ये आपस में बात करके बर्बाद मत करो। ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें 2 रिजल्ट बता रहा हूं। ठीक है, वो 2 रिजल्ट याद रखो, चलो उसको बाद में देखते हैं। पहले इस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सवाल देखो, सवाल क्या है, कल मैंने तुम्हें इसका एक छोटा सा आइडिया दिया था इस सवाल का, है ना, छोटा सा आइडिया दिया था मैंने इस सवाल का। मैंने बोला था कि जो P होता है, जो P होता है
वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब आर कम होगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा, जब आर कम होगा तब प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये सवाल बना दिया, उसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल बनाया है। उसने बोला है कि एक नली है, उस दो साबुन के बुलबुले हैं। एक तो देखो बेटा ये साबुन का बुलबुला है जिसको उसने ए बोला हुआ है, और एक ये साबुन का बुलबुला है। बीच में उसने एक ये टैप लगाया हुआ है। बोला अगर इसको हटा दें तो बताओ हवा का फ्लो किधर से किधर होगा? हवा का फ्लो किधर से किधर होगा? ए से बी की तरफ होगा या बी से ए की तरफ होगा? मुझे बताओ कि ये सवाल आ गया तो बताओ आंसर क्या करें, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ? ए से बी। और कौन बोलता है ए से बी होगा? एक सिंपल बात सोचो ना, जिन बच्चों ने ऐसा सोचा, चलो मैं पहले बताता हूं, जिन लोगों ने आंसर किया तो बी से ए होगा, उन लोगों को क्या लग रहा है कि ये बुलबुला बड़ा है, ये बुलबुला बड़ा है तो इसके अंदर ज्यादा हवा होगी, और ये बुलबुला छोटा है तो इसके अंदर कम हवा होगी। तो हवा ज्यादा बुलबुले वाले से कम बुलबुले वाले की तरफ फ्लो होगी, तो आंसर बी से ए होगा। जिन लोगों ने आंसर बी से ए किया है, मैं उनका लॉजिक शायद ये रहा हो कि उन्होंने बोला यहां ज्यादा हवा होगी या कम हवा होगी, ज्यादा हवा से कम हवा की तरफ फ्लो हो जाएगा, है ना। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बी से ए गलत है। क्यों गलत है? कि बेटा जब याद करो करंट किधर से किधर फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने की डायरेक्शन क्या होती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो होता है ऐसा। अगर मैं पूछूं तुम लोगों से कि हीट का फ्लो किधर होता है, हीट का, तो बोलोगे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट का फ्लो होता है ना। फिर मैं बोलूं कि जो लिक्विड होते हैं या जो गैस होती हैं, इनका फ्लो कैसे होता है? तो इनका फ्लो होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो तुम कम हवा या ज्यादा हवा से बेटा अंदाजा नहीं लगा सकते, कम हवा या ज्यादा हवा से अंदाजा नहीं लगा सकते। तू हमेशा क्या देखेगा? देखोगे ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्लो होगा। क्या? ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्लो होगा। तो देखो ज्यादा प्रेशर कहां होगा? जब आर छोटा होगा तो पी ज्यादा होगा। तो मतलब यहां वाला जो पी है वो हाई प्रेशर पे है, और इधर वाले का जो प्रेशर है वो लो प्रेशर पे है। तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होगी, मतलब आंसर क्या होगा? ए से बी। आंसर क्या होगा? ए से बी। ठीक है, तो बी से ए वालों को अपनी गलती पता चली बेटा। बी से ए वालों को अपनी गलती पता चल रही है क्या, कि उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट गलत लगा लिया। बी से ए जो उन्होंने आंसर किया था उनको अपनी गलती पता चली। ठीक है, सही है यहां तक? आगे बढ़े। देखो दो रिजल्ट और बता रहा हूं, उनको ध्यान रखो, उन पर सीधा सवाल आ सकता है। देखो रिजल्ट क्या है। एक रिजल्ट है कि मान लो एक छोटा बुलबुला था और एक और कोई बुलबुला था। मान लो इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है। ये आपस में कंबाइंड हो गए, मिल गए, और इन्होंने मिलके एक बुलबुला बना लिया जिसकी रेडियस क्या है? R। जिसकी रेडियस क्या है? R। तो बोला ये R कितना होगा? तो इस R का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये चीज याद रखो, ठीक है। ये बातें याद रखो कि दो बुलबुले हैं, एक की रेडियस है R1 दूसरी की R2। अगर ये दोनों मिलके एक बड़ा बुलबुला बना लें तो इसकी रेडियस कितनी होगी? उसकी रेडियस होगी रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ठीक है, अब देखो एक और रिजल्ट है कि मान लो दो बुलबुले थे। इस बार क्या हुआ
कि ये नया बुलबुला नहीं बना, ये नया बुलबुला नहीं बना, एक इस तरह का शेप बन गया। देखो कभी कभी तुमने देखा होगा जब अपने लोग हाथ धोते हैं तो देखा होगा दो बुलबुले आपस में एक के ऊपर एक लगा रहता है। कभी कभी तुमने ऐसा देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं तुम्हें इसका फोटो दिखा दूंगा कि दो बुलबुले आपस में क्या रहते हैं, मर्ज रहते हैं। दो बुलबुले आपस में मर्ज रहते हैं, वो एक बड़े बुलबुले के ऊपर छोटा सा बुलबुला चिपका रहता है। तो बोला इसका रेडियस बताओ, तो वो जो उनके बीच में उभयनिष्ठ सरफेस होगी उसका रेडियस कितना होता है, R2 इंटू R1 अपॉन R2 माइनस R1। ये दो रिजल्ट याद करो। मैं तुम्हें इनके सवाल अगली क्लास में कराऊंगा, जब एक साथ मैं बहुत सारे सवाल डिस्कस करूंगा चैप्टर खत्म होने पे, तब मैं तुम्हें इनके सवाल एक साथ कराऊंगा। अभी के लिए दो रिजल्ट याद करो कि दो बुलबुले आपस में मिलकर नया बुलबुला बनाते हैं तो आंसर होता है रूट R1 स्क्वायर प्लस रूट R2 स्क्वायर। और अगर वो एक उभयनिष्ठ त्रिज्या बना लें, अगर बीच में एक उभयनिष्ठ सतह हो, उसकी त्रिज्या कितनी होती है, R2 इंटू R1 अपॉन में R2 माइनस R1। ठीक है। बेटा तुम लोग अगर इसी तरह के बच्चे हो कि तुम्हें आपस में बातें ही करनी है, तो फिर मैं तुम्हें अच्छा पढ़ा के अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। एक मुझे साफ क्लियर कर दो कि तुम लोग इसी तरह से पढ़ना चाहते हो कि तुम्हें आपस में ही बातें करनी होती हैं, तो मैं यहाँ पे अच्छे अच्छे सवाल करा के अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूं। मैं आज इस चैप्टर को खत्म कर देता हूं, सिर्फ फॉर्मूले बताता हूं, सवाल कराने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम लोग उस लायक ही नहीं हो, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, बस आपस में बात करनी है। कोई मतलब नहीं है कि पढ़ाई क्या है, क्यों पढ़ना है, बस आपस में बात कर लो। किसी का बर्थडे है, ये है वो है, अरे बर्थडे है तो क्या करें, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ये सब फालतू बातें मत देखो। मैं उस लेवल का नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, मैं सच बता रहा हूं, मैं उस लेवल का नहीं पढ़ाऊंगा। मैं सवाल हटा दूंगा सारे, सिर्फ फार्मूले बता दूंगा बस, और कह दूंगा हो गया खत्म। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ऐसा ही हूं। अगर मुझे जानते हो एक दो लोग तो मुझे पता होगा मेरे बारे में, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं क्लास में कुछ भी हो गलत। देखो ये कल मैंने तुम्हें बताया था ऐसा सवाल, बस उसको मैं एक क्वेश्चन लेके आ गया कि छोटी छोटी बूंदों से एक बड़ी बूंद बनाइए तो इस क्रिया में क्या होगा, ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी, है ना। इस तरह का सवाल था। तो देखो इसमें अपना बड़ा सिंपल सा सवाल है कि छोटी छोटी बूंदें थी। अब तुम्हें पता है कि छोटी बूंद से अगर बड़ी बूंद बनी है तो छोटी बूंदों का तो सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा, और बड़ी बूंद का सरफेस एरिया क्या होता है, कम। तो जो एरिया है वो क्या हुआ, कम। अच्छा एरिया कम हुआ तो सरफेस एनर्जी भी क्या हुई होगी, कम। तो पृष्ठ ऊर्जा घटेगी। इस तरह का सवाल आ जाए तो कर लोगे, इस तरह का सवाल आ जाए तो कर लोगे, इस तरह का सवाल आ जाए तो कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक टॉपिक है, इसको पढ़ो। यहां पे थोड़ा सा थ्योरी का टॉपिक है बेटा, इसको ज्यादा इसमें याद रखने वाला कुछ भी नहीं है। मैं जो याद रखने वाली चीजें होंगी मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम लोगों को याद क्या रखना है और कहां से क्वेश्चन आएगा। अभी बस स्टार्टिंग में थोड़ी देर 5-10 मिनट सुनते रहो, मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है। देखो ये क्या है, अगली हेडिंग स्पर्श कोण या संपर्क कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। स्पर्श कोण या संपर्क कोण बोलते हैं। थीटा सी से दिखाते हैं, थीटा कोण हो गया, सी मतलब कांटेक्ट।
तो थीटा सी से दिखाया जाता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ये होता क्या है, तो देखो जब भी कोई ठोस सतह और कोई द्रव सतह, जब भी कोई ठोस और द्रव आपस में संपर्क में आते हैं तो उनके बीच में एक कोण बनता है। उसी कोण को अपने क्या बोलते हैं, संपर्क कोण। अब ये कोण निकाला कैसे जाता है, तो मान लो कि एक ये लाइन दिख रही है ना तुम्हें, थोड़ा सा रेड कलर की, मैरून कलर की एक लाइन है। ये लाइन अपनी ठोस सतह है और ये ठोस सतह के ऊपर आपने कुछ द्रव सतह रखी। अब ये द्रव अलग अलग तरह के हो सकते हैं, तो अगर अपने इस द्रव सतह पे एक टेंजेंट स्पर्श रेखा डालें तो इस ठोस सतह और इस द्रव सतह के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, स्पर्श कोण। क्या बोलते हैं, स्पर्श कोण। ऐसे ही यहां पे अगर डालो तो कुछ इस तरह का स्पर्श कोण होगा और यहां पे अगर स्पर्श रेखा डालोगे तो कुछ इस तरह का कोण होगा। तो जो स्पर्श कोण होता है वो 90 से छोटा भी हो सकता है, वो 90 के बराबर भी हो सकता है और वो 90 से ज्यादा भी हो सकता है। तो हमारी समझ में बस इतनी बात आई कि द्रव सतह पे अगर एक स्पर्श रेखा बनाए तो द्रव सतह पे जो स्पर्श रेखा है उसका ठोस सतह के साथ जो कोण है उसे हम स्पर्श कोण या संपर्क कोण कहते हैं। और ये 90 से छोटा, 90 के बराबर और 90 से ज्यादा हो सकता है। 90 से छोटे को न्यून कोण बोलते हैं, 90 से बड़े को अधिक कोण बोलते हैं और 90 के बराबर को समकोण बोलते हैं, है ना। अब देखो अगली चीज समझो कि ये तो हो गया, हमने समझ लिया स्पर्श कोण क्या होता है, उसके बारे में ज्यादा पता नहीं रखना। बस द्रव सतह पे जो स्पर्श रेखा बनाओगे और ठोस सतह के बीच के कोण को बोलते हैं। और ये अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण तीनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि लिक्विड और ठोस सतह क्या है। अगला देखो एक चीज है कि द्रव के पृष्ठ की आकृति उसे बोलते हैं शेप ऑफ मेनिस्कस। क्या बोलते हैं, शेप ऑफ मेनिस्कस। इसको ध्यान से सुनो। जब भी कोई ठोस सतह, जैसे ये मान लो ये प्लास्टिक का कोई ट्यूब था, जब भी कोई ठोस सतह किसी द्रव सतह के संपर्क में आती है तो जो द्रव सतह है वो थोड़ी सी कर्व हो जाती है। अगर इस फोटो को ध्यान से देखो तो दिखेगा कि जो इस ट्यूब में पानी है वो पानी सीधी लाइन नहीं है, वो एक कर्व है। इस तरह से एक कर्व बना हुआ है, यानी कि जब भी कोई ठोस सतह किसी लिक्विड सतह के संपर्क में आती है तो जो सतह है वो थोड़ी सी कर्व हो जाती है। उसी सतह की आकृति को क्या बोलते हैं, शेप ऑफ मेनिस्कस। क्या बोलते हैं, शेप ऑफ मेनिस्कस। अगर इसको अपने बना के देखें तो वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब ये सतह की जो आकृति है वो ऐसी भी हो सकती थी, इस तरह की भी हो सकती थी और इस तरह की भी हो सकती थी। वो मैंने अगले पेज पे तुम्हें बना के दिखाएंगे, ध्यान से देखते रहो कि जो आकृति है वो ऐसी भी हो सकती है, यानी कि अवतल। जो वो आकृति है प्लेन भी हो सकती है, प्लेन, ठीक है, यानी समतल। और वो जो आकृति है वो कॉन्वेक्स भी हो सकती है, यानी कि उत्तल। देखो अब जो वहां पे अपने बोल रहे थे कि भाई ध्यान से सुनो कि अगर मैं ये जो सरफेस है इस पे स्पर्श रेखा डालूं, ये क्या है हमारी स्पर्श रेखा, इसका ठोस सतह से साथ कांटेक्ट देखो, ये कोण है। मुझे बताओ ये कोण न्यून कोण है, अधिक कोण है या समकोण है, कौन सा कोण है ये कोण 90 से छोटा दिख रहा है क्या? द्रव सतह पे जो स्पर्श रेखा है उसका कोण 90 से छोटा दिख रहा है क्या? तो ये न्यून कोण है। इंग्लिश में एक्यूट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। यहां पे देखो ये जो द्रव सतह पे स्पर्श रेखा है और ये वाला जो कोण है वो समकोण है। और यहां पे देखो कि ये वाला कौन सा कोण है बेटा, स्पर्श रेखा है और ये द्रव सतह के साथ जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, तो ये अधिक कोण है।
अब इसमें याद रखने वाली बातें क्या है? जो याद रखने वाली बात है उसको ध्यान से सुनो कि अगर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट न्यून कोण होता है, अगर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट न्यून कोण होता है तो जो लिक्विड है वो सतह को गीला करेगा, जो लिक्विड है वो सतह को गीला करेगा। तो बस अब बेटा तुम लोग ये दो बातें याद रखो कि अगर न्यून कोण होता है तो सतह को गीला करेगा। बस इतनी सी बात याद कर लो कि अगर न्यून कोण होता है तो सतह को गीला करेगा। तुम्हें बस एक पॉइंट याद रखना है, बाकी अपने आप हो जाएंगे कि अगर न्यून कोण होता है तो जो द्रव है वो ठोस को गीला करेगा और इसके अलावा कोई भी हो तो गीला नहीं करेगा, है ना। क्या याद रखना है कि अगर न्यून कोण है तो सतह को गीला करेगा, इसके अलावा कोई भी हो तो सतह को गीला नहीं करेगा, चाहे समकोण हो चाहे अधिक कोण हो। तो तुम एक बात याद रखो कि अगर न्यून कोण होता है तो सतह को गीला करेगा, अधिक कोण होता है तो सतह को गीला नहीं करेगा। बस ये पॉइंट याद रखना है। अब इस पे देखो सवाल कैसा आता है। दो सवाल हैं। ये वाला सवाल नीट 2019 में आया हुआ है, जो कोविड वाला पेपर था उसमें आया हुआ है। इस पहले वाले सवाल को देखो, उसमें लिखा हुआ एक द्रव किसी ठोस की दीवारों को गीला नहीं करता। गीला नहीं करता नहीं लिखा है बेटा, तो बताओ कोण कैसा रहा होगा। गीला करता है तो कोण होता है न्यून कोण, और गीला नहीं करता तो कैसा कोण होता है, कैसा कोण होता है, अधिक। कौन सा ऑप्शन टिक करूं? पहले सवाल में कौन सा ऑप्शन टिक करूं बेटा, कौन सा ऑप्शन टिक करूं? बी। ठीक है। अब जो नीट में आया ये वाला बताओ। इसमें देखो बोला ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता। कौन सा ऑप्शन टिक करें, कौन सा ऑप्शन टिक करें? नीचे वाले में कौन सा वाला ऑप्शन टिक करें? बेटा क्यों नहीं करता, उसमें अगर मैं डिटेल में जाऊंगा अपना लेक्चर खराब हो जाएगा, और बहुत टफ सी चीज है। जेई मेंस अगर होता तो मैं समझाता तुम लोगों को, पर नीट के लिए समझाने का उसका कोई मतलब नहीं। वो अपने आधा घंटा खराब कर भी लेंगे, समझ में भी नहीं आएगा और सवाल भी गलत कर दोगे कहीं ना कहीं, इसलिए नहीं बताया। ऑप्शन 3, हाँ ठीक, ऑप्शन 3 पहले वाले का दूसरा है, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन 3 सही रहेगा। ठीक है। ऐसा सवाल आ जाए तो कर लोगे। आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, दोबारा आ सकता है। ठीक है, कर लेंगे। अगला देखो, अब अपने बात करते हैं जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो कैपिलरी होता है, केश नली होता है, उससे कम इंपॉर्टेंट होता है दाब आधिक्य, और फिर उससे पहले जाओगे तो सरफेस एनर्जी, और उससे पहले जाओगे तो अपना जो बल निकालने वाला सवाल था, स्टार्टिंग वाला टॉपिक, है ना। ठीक है, ठीक है यहां तक। ठीक, अब देखो केश नली क्या होती है। देखो केश नली, केश नली क्या होती है, तो ऐसा याद रखो कि बहुत पतली और लंबी, बहुत पतली और जो लंबी नली होती है उसे केश नली बोलते हैं। केश नली, नाम में केश आ रहा है, केश का मतलब क्या होता है, बाल। तो जो बाल की जितनी पतली नली हो और बहुत लंबी हो उस नली को केश नली बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब। अब देखो जब किसी केश नली को पानी में डिप करोगे, जब किसी केश नली को पानी में डिप करोगे, नहीं बेटा आज खत्म नहीं है, मैं अभी इसमें 2-3 चीजें और कराऊंगा, मुझे बहुत सारे सवाल कराने हैं, ठीक है, जिससे तुम लोगों को कोई दिक्कत ना रहे पेपर में। तो ध्यान से पढ़ते रहो, आज खत्म नहीं, कल मैं इसको एंड करूंगा।
केश नली क्या होती है कि जब भी किसी केश नली को किसी पानी में, किसी द्रव में डिप करोगे तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसमें पानी ऊपर चढ़ेगा या उसमें पानी नीचे जाएगा। क्या? जब भी किसी केश नली को पानी में डिप करोगे, किसी द्रव में डुबोएंगे, तो या तो पानी ऊपर चढ़ेगा या पानी नीचे जाएगा। अब उसी अगर मान लो कि पानी ऊपर या नीचे जाने की जो वैल्यू है वो h है, कि केश नली डुबोई, पानी कितना ऊपर चढ़ गया, h। तो बताओ वो h कितना रहा होगा, वो h कितना रहा होगा। अब देखो इसका फॉर्मूला मैं प्रूफ कराऊंगा, पर पहले मैं सवाल कराऊंगा। पहले मैं इसका फॉर्मूला तुम्हें प्रूफ कराऊंगा कि ये इतना ही क्यों आया, पर पहले मैं इसके सवाल कराऊंगा तुम्हें, है ना। तो उसका जो फॉर्मूला है कि डुबोने पे पानी कितना ऊपर चढ़ेगा या कितना नीचे गिरेगा, ये पूछ लिया जाए तो उसका आंसर क्या होता है, 2t cos थीटा c अपॉन रो जी आर। क्या होता है, 2t cos थीटा c अपॉन रो जी आर। टी क्या, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। थीटा सी क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट। रो क्या, घनत्व। रो क्या है, घनत्व है, डेंसिटी है। जी की वैल्यू हमें पता है, और आर की वैल्यू, आर क्या है, त्रिज्या। काय की त्रिज्या, केश नली की। आर क्या है, केश नली की त्रिज्या। तो कभी इस तरह का न्यूमेरिकल आप बता पाओगे, h बराबर 2t cos थीटा सी अपॉन रो जी आर लगा सकते हो क्या, लगा सकते हो क्या, लगा सकते हैं क्या, इसको लगा सकते हैं क्या किसी न्यूमेरिकल में। अच्छा एक चीज और, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ना दिया हो, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ना दिया हो तो कितना लें, 0। कितना लें, 0, क्योंकि थीटा सी 0 लेने पे कॉस थीटा सी कितना हो जाएगा, 1। तो कभी भी अगर न्यूमेरिकल में कभी भी कोई सवाल आए और उसमें अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू ना दे तो थीटा 0 मान लेंगे। थीटा 0 मानने पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो कभी अगर ये थीटा ना दिया जाए तो कॉस थीटा की जगह कितना रख दो, 1 रख दो, क्योंकि अपने एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना मान लेंगे, 0, और उसमें कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1। इसके लिए अभी एक क्वेश्चन है, मेरे को ये क्वेश्चन करके देखो, ये वाला क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करके दिखाओ कि एक केश नली थी, उसको जल में डुबोया तो कितनी ऊंचाई तक पानी जाएगा, ये सवाल मुझे बताओ। फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, h बराबर 2t cos थीटा c अपॉन आर रो जी या रो जी आर, कुछ भी लिख लो। मुझे इसको कैलकुलेट करके दिखाओ बेटा, इस सवाल को कैलकुलेट करके आंसर बताओ। ध्यान क्या रखना, ये देखो व्यास दिया हुआ है, व्यास है, व्यास, इसका आधा करना पड़ेगा। इसका आधा करोगे तो 7.3 आएगा। तो r की वैल्यू 14 मत रख लेना, 14.6 मत रखना, कितना रखना, 7.3। ठीक, देखो वैल्यू पुट करते हैं, 2 टी की वैल्यू। अच्छा देखो जो टी की वैल्यू बेटा दी हुई है ना, इसको अगर ध्यान से लिखें तो डेसिमल को 3 जगह पीछे खिसकाएंगे, 1 2 3। तो अगर इसको लिखना चाहें तो अच्छा 2 जगह ही करें तो 7.3 इंटू 10 की पावर -2 लिख लें। इससे क्या है, लिखना थोड़ा आसान हो गया है ना। इंटू
कॉस थीटा दिया नहीं था, दिया भी है तो 1 हो जाएगा अपॉन में आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 7.3 इंटू 10⁻³ और जी की वैल्यू कितनी होगी बेटा 10 और इंटू रो की वैल्यू कितनी होगी, पानी है तो 10⁻3। ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। ये पहले बेटा मैंने किसकी वैल्यू रख दी है, आर की वैल्यू पहले रखी है, रो की वैल्यू वो बाद में हो गई है और ये बीच में किसकी वैल्यू है, जी की। उसको ध्यान रखना, उसमें कोई कंफ्यूज मत होना, ठीक। ये 7.3 कैंसिल हो गया, ये दोनों भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। ये 10 अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर, 2 इंटू 10⁻³ मीटर। और चाहो तो इसे 2 mm बोल लो। ज्यादातर बेटा ऑप्शन किस में रखा होगा, mm में दिए होंगे, तो चाहो तो उसको mm बोल दो, तो 2 mm बोल सकते हो या 2 इंटू 10⁻³ मीटर बोल सकते हो। (10⁻⁴) बेटा गलत आ रहा है, -3 सही है। कुछ देखो, कुछ ना कुछ गलती की होगी तुम लोगों ने। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या बेटा, ठीक है, आगे बढ़े, हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चलें आगे अपने लोग। जिनका सही आया पर उनका कोई दिक्कत नहीं, पर बेटा जिनका गलत आया तो तुम परेशान मत हुआ करो कि गलत आ गया, तुम बस इतना देखा करो मेरी गलती क्या हुई। जो गलती हुई उसको उस क्वेश्चन के आगे नोट कर लिया करो और उस गलती को तुम 2 बार पढ़ा करो। एक बार आज पढ़ा, 2 बार शाम को, एक बार कल पढ़ा, एक बार 7 दिन बाद पढ़ा, फिर वो गलती नहीं होगी, ठीक। एक ये देखो, जो जूरियंस लॉ है उसमें क्या बताया, उसने बोला कि जो h का फॉर्मूला होता है 2t cos θc अपॉन में r रो g, यही फॉर्मूला होता है ना। बोला अगर इसमें ध्यान से देखें तो h और r में कौन सा रिलेशन है, तो बोला h और r में इनवर्स का रिलेशन है, h और r में इनवर्स का रिलेशन है, h और r में इनवर्स का रिलेशन है। मतलब कि अगर r कम करोगे तो h बढ़ेगा, r कम करोगे तो h बढ़ेगा। मतलब कि अगर केश नली की त्रिज्या को अपने लोग घटाएंगे, मतलब कि अगर केश नली की त्रिज्या को घटाएंगे तो h की वैल्यू बढ़ेगी, त्रिज्या कम करोगे तो h की वैल्यू बढ़ेगी। अब ध्यान से सुनो कि अगर त्रिज्या को मैंने आधा किया, अगर त्रिज्या को मैंने आधा किया तो बताओ h कितने गुना हो जाएगा। अगर मैंने केश नली की त्रिज्या आधी कर दी तो h कितने गुना हो जाएगा, h आधा हो जाएगा या 2 गुना हो जाएगा। केश नली की त्रिज्या आधा करने पे h पे क्या होगा, दुगना होगा या आधा होगा, दुगना होगा या आधा हो जाएगा, 2 गुना होगा या आधा हो जाएगा, 3 टाइम्स। अरे 3 तो हो ही नहीं सकता है, या तो दुगना ही होगा, आंसर 2 ही करो, या तो आधा करो या दुगना करो। 2 गुना, बहुत अच्छा। कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है कि भाई इनवर्स का रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये आधा किया, ये दुगना, ठीक है। अब इस सवाल को देखो, इस सवाल को अपने बिना किसी पेन चलाए सॉल्व करेंगे, बिना किसी पेन चलाए सॉल्व करेंगे। कैसे, बोला एक केश नली है, उसमें जल कितनी ऊंचाई तक चढ़ता है, बोला जल कितनी ऊंचाई तक चढ़ता है, तो बोला 10 mm तक चढ़ता है। कितने mm तक चढ़ता है, 10 mm तक चढ़ता है। यानी अगर केश नली की त्रिज्या आधी करते हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, केश नली की त्रिज्या आधी करती, तो बेटा केश नली की त्रिज्या आधी करने पे h दुगना हो जाएगा, h दुगना हो जाएगा तो आंसर कितना, 2 गुणा 10, 20 mm, 2 गुणा 10 20 mm। ठीक है क्या, ठीक है क्या, कोई परेशानी,
कोई परेशानी बेटा इसमें? कोई परेशानी नहीं, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या अपने लोग? देखो, अब जो मैंने तुम्हें एक सवाल करा दिया ना एच का, तो वो एच का फॉर्मूला आया कैसे उसको समझ लेते हैं। वो फॉर्मूला जिस तरह के आया उसको समझ लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने फोटो पहले से लगाए हुए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ये सब बनाता है तो अपना टाइम खराब होता है, उतना टाइम अपने पास है नहीं, अपने पास टाइम ही की कमी है, टाइम कम है, कम टाइम में अपने को अच्छे से अच्छा करना है। तो देखो मैं तुम्हें एक बार डेरिवेशन बता रहा हूं, कैसे निकाला फॉर्मूला, कैसे निकाला होगा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक। ध्यान से सुनना, कोई लोग कमेंटबाजी मत करना, यहां पे ध्यान होना चाहिए सारा। कि मान लो किसी केश नली को द्रव में डुबोया था तो पानी कितनी ऊंचाई तक गया था? पानी h ऊंचाई तक गया। कितनी ऊंचाई तक गया? h ऊंचाई। अब इस h की कैलकुलेशन करनी है कि भाई कि तुमने बोला h का फॉर्मूला 2t cos थीटा अपॉन r रो जी होता है, पर इतना ही क्यों होता है ये बताओ। तो मैंने बोला इस जो केश नली है ना, ये जो केश नली है, इस केश नली को जूम करके बनाया है। तो बेटा मैंने इस केश नली को जूम करके बनाया, तो देखो इस केश नली को मैंने यहां पे बना दिया। केश नली में पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ा? h ऊंचाई तक। केश नली की त्रिज्या r होगी, त्रिज्या r होगी तो उसका जो एरिया होगा, उसका जो एरिया होगा वो पाई r स्क्वायर होगा, और उसकी जो सरकमफ्रेंस होगी, उसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वो कितनी होगी? 2 पाई r। वो कितनी होगी? 2 पाई r। अब देखो मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है। मैंने क्या किया कि मान लो वो पानी ऊपर चढ़ा था, तो पानी ऊपर चढ़ा तो कुछ तो पानी का वजन होगा, पानी ऊपर चढ़ा तो कुछ तो पानी का वजन होगा। मैंने माना पानी का वजन या पानी का वेट कितना था? पानी का वेट कितना था? mg। पानी का वेट कितना था? mg वेट था पानी का। तो बोला अगर कोई और फोर्स नहीं होता, अगर कोई और फोर्स नहीं होता तो ये mg पानी को खींच के दोबारा नीचे ले आता, पर पानी तो वहां रुका हुआ है। पानी रुका हुआ है मतलब इस mg को किसी ने संतुलित कर लिया, इस mg को किसी ने संतुलित कर लिया। इसलिए इस प्रोसेस को या इस जो मेथड है इसका नाम क्या होता है? बल संतुलन विधि। तो हमने क्या किया कि किसने संतुलित किया? तो हमने द्रव सतह पे एक स्पर्श रेखा बनाई, द्रव सतह पे एक स्पर्श रेखा बनाई अपने लोगों ने। और तुम्हें पता है अभी बताया था कि द्रव सतह पे जो स्पर्श रेखा होती है और जो ठोस सतह के बीच का कोण होता है उसे अपने थीटा सी बोलते हैं, उसे अपने क्या बोलते हैं? थीटा सी। दूसरी चीज एक मैंने बताया था, सरफेस टेंशन जो बल लगाता है, सरफेस टेंशन जो बल लगाता है वो बल होता है T इंटू एल। और यहां L कितना? तो बोला ये जो पूरी परिधि है यहां पे बल लगेगा तो वो L की वैल्यू होगी 2 पाई r। तो वो बल हो गया T इंटू 2 पाई r। पर ये ऊर्ध्वाधर है तो इसका भी ऊर्ध्वाधर घटक लेना पड़ेगा, तो वो कितना हुआ? T इंटू 2 पाई r cos थीटा। और मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया, इन दोनों को बराबर किया, फिर मास को लिख लिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और फिर ये फॉर्मूला निकाला। अब यहां से जो ध्यान रखने वाली बात है, मैं तुम्हें बस वो बात बता रहा हूं कि तुम एक फॉर्मूला याद रखो कि ये जो वेट होता है ना पानी का, ये पानी का वेट होता है, इस पानी के वेट को इस फॉर्मूले से बैलेंस करते हैं। जो ये पानी का वेट है जो ऊपर चढ़ा उसे इस फॉर्मूले से बैलेंस किया जाता है। ये चीज याद रखो। तुम्हें बस वो मेथड अब भूल जाना है, मेथड नहीं पूछा जाएगा, जो काम की बात है वो याद रखो कि कभी ये वेट कौन सी इक्वेशन से बैलेंस हुआ, वो इक्वेशन याद रखो। क्या इक्वेशन है? mg बराबर T इंटू 2 पाई r cos थीटा सी। ये इक्वेशन याद रखो। mg बराबर
टी इंटू 2πr cos थीटा सी। टी हम लोगों को पता है सरफेस टेंशन होता है, आर त्रिज्या होती है, थीटा सी एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, और mg उस द्रव का भार होगा, mg उस द्रव का भार होगा। क्या ये इक्वेशन याद रख सकते हो? क्या ये इक्वेशन याद रख सकते हो? क्या ये इक्वेशन तुम लोग याद रख सकते हो क्या? इस इक्वेशन को बेटा तुम लोग याद रख सकते हो क्या? ठीक, अब देखो ये इक्वेशन मैंने क्यों बताई, क्योंकि बेटा इस पे सवाल आ सकता है, इस पे सवाल आ सकता है। कैसा सवाल आ सकता है? इस तरह का कोई सवाल आ सकता है, इस तरह का कोई सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये इक्वेशन तुम लोगों को बताई। सवाल क्या है कि एक केशनली की त्रिज्या 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उस केशनली में जो द्रव है उसका भार कितना है? 6.2 न्यूटन। तो बोला कि बताओ उस द्रव का पृष्ठ तनाव बताओ और थीटा सी की वैल्यू कितनी ले लो? 0। अब देखो जब इस तरह का सवाल आ जाएगा जिसमें भार दिया होगा, जिसमें भार दिया होगा, तो अपने को भार दिया होगा तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए? ये वाला जो अभी बताया, mg इक्वल टू टी इंटू 2πr cos थीटा सी। हमें क्या बताना है? हमें इस टी की वैल्यू बतानी, बता सकते हैं क्या? mg की वैल्यू देखो सीधे दी हुई है 6.2। mg की वैल्यू सीधे दिया हुआ है, टी की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू भी दी हुई है, थीटा सी भी दिया हुआ है। तो मैं मुझे टी की वैल्यू निकाल के दिखाओ, टी की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? इस टी की वैल्यू निकालो। सॉल्व करो इसको। सॉल्व करके देखें। देखो ये mg मतलब भार होता है, तो ये मत करना बेटा कि तुम 6.2 में भी g की मल्टीप्लाई मत करना। तो पहले से न्यूटन में दिया हुआ है, पहले से न्यूटन में दिया हुआ है, यानी पहले से mg पूरा का पूरा भार बताया हुआ है। तो यहां मैंने लिखा 6.2 इक्वल टू टी इंटू 2π। आर की वैल्यू 0.2 पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर बनाते हैं तो 10 की पावर -2 की मल्टीप्लाई करेंगे, और cos थीटा सी कितना हो जाएगा? 1। देखो अगर बेटा तुम्हें पता ना हो तो जो 2π होगा, 2π 6.28 के बराबर होता है। 2π जो होता है वो 6.28 के बराबर होता है। तो ये दोनों तो सीधे कैंसिल हो गए, है ना। ये लगभग 6.28 है, ये भी 6.2 है, सीधा कैंसिल हो गया। तो यहां बचा क्या? जो ये दोनों चीजें हैं ये तो अपॉन में चली जाएंगी ना, तो ये हो जाएगा 1/0.2 इंटू 10 की पावर -2 बराबर टी। तो यहां से टी की वैल्यू निकालें तो 10 की पावर -2 ऊपर गई तो 0.2 हो गया, और ये 0.2 बचा, है ना। तो ये अगर देखें तो ये 10 की पावर 2 पॉइंट हटाया 10 आया और नीचे 2 बचा। मेरा आंसर तो ये आ रहा है यार, मेरा आंसर ये आया। आप लोग बताओ आपका आंसर क्या है? देखो बेटा बाकी लोग क्या गलती कर रहे हो, है ना। गलती तो नहीं कर रहे हो, कोई कैलकुलेशन में देख लो, अपने आप चेक कर लो, कुछ परेशानी है, कहीं कोई गलती की हो,
सेंटीमीटर को मीटर में ना बदला हो, ऐसी कोई गलती, पाई की वैल्यू रख के देख लो, हो सकता है ना? ये सवाल हो पाएगा अगर आ जाए, आ सकता है, देखो ऐसा सवाल आ सकता है, बड़ा अच्छा सवाल माना जाएगा अगर आएगा, ठीक है, आ सकता है ऐसा सवाल। अच्छा, अगर ये हो गया, ये अगर हो गया तो मेरे को ये वाला सवाल करके दिखाओ। अगर ये हो गया तो ये वाला सवाल करके दिखाओ। इसमें देखो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है परिधि। परिधि मतलब क्या? 2 पाई आर। परिधि मतलब क्या? 2 पाई आर। 6.28 कैसे आया बेटा? जो 2 पाई होगा, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो वो 6.28 हो जाएगा ना, पाई की वैल्यू, है ना? इसको इस सवाल में देखो तुमसे क्या पूछा है, आंतरिक परिधि। परिधि होती है 2 पाई आर। तो इस सवाल में तुम्हें टी नहीं बताना, आर नहीं बताना, कितना बताना है? 2 पाई आर। किसकी वैल्यू बतानी है? 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू सॉल्व करके बताओ। वैसा ही सवाल है, बस थोड़ा सा अलग है। बताओ इसको। इस बार सरफेस टेंशन दिया है और आर वगैरह 2 पाई आर पूछा है। देखो दोबारा फॉर्मूला इक्वेशन अपनी लगा लो कि mg इक्वल टू टी इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा सी। अब देखो बेटा 2 पाई आर तो पूछा है ना, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी, इस 2 पाई आर की वैल्यू ही निकालनी है ना। इस 2 पाई आर की वैल्यू निकालनी है। mg की वैल्यू दी हुई है 75 इंटू 10 की पावर -4। t की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर -2। 2 पाई आर निकालना है और कॉस थीटा नहीं दिया तो कितना ले लेते हैं? 1। कॉस थीटा नहीं दिया हो तो कितना ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। इसको सॉल्व करें अगर बेटा, क्या आंसर आएगा? ये देखो, अगर सीधा मैं तुम्हें, अगर मैं देखो 2 पाई आर ये परिधि जो है इसे कैलकुलेट करके दिखाऊं तो ऊपर 75 इंटू 10 की पावर -4, नीचे 6 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है क्या? अगर इसे 3 से कैंसिल कर दें तो ऊपर 25 बचेगा, 3 के पहाड़े में 25 बार में 75 आता है, यहां 2 आता है, और ये 10 की पावर -2 बचेगा। 25 का आधा 12.5 इंटू 10 की पावर -2। कौन सा आंसर सही है? पहला आंसर सही है। पहला आंसर सही है। बताओ इसमें कोई परेशानी, किसी को कुछ बात समझ ना आ रही हो? किसी को कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो? देखो अब ये एक अगली चीज है, इस सवाल को ध्यान से सुनना, यहां से रिजल्ट निकलेंगे, ठीक है? यहां से कॉस थीटा की वैल्यू 1 क्यों रखी बेटा? मैंने यहां इस वाली स्लाइड में देखो बताया है तुम लोगों को, मैंने बोला है कि अगर थीटा नहीं दिया हो तो 0 ले लो, और थीटा 0 लोगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब नहीं दिया होता, जब थीटा नहीं दिया होता तो अपने 1 ले लेते हैं कॉस थीटा को, ठीक है?
देखो ये एक रिजल्ट की तरह काम करेगा। ये जो सवाल है ना, ये सवाल मत समझना, एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर अपने इसको रिजल्ट की तरह याद रखेंगे। ठीक है, क्या कैसे? देखो बोला कि दो केशनली हैं, उनकी त्रिज्या है R1 R2, उनको किसी समान द्रव में डुबोया, तो बताओ जो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा वो बताओ, ये सब बताओ। तो देखो क्या किया हम लोगों ने, मान लिया कि जब पहली केशनली को डुबोया, पहली केशनली को डुबोया तो पानी कितनी हाइट तक गया? पहली केशनली को डुबोने पे पानी जो जितनी हाइट तक गया वो था H1, और दूसरी केशनली को डुबोने पे पानी कितनी हाइट तक गया? H2। ठीक है, और क्या चीज पूछी कि द्रव द्वारा प्राप्त ऊंचाई का द्रव्यमान। तो मान लो जो पहली केशनली थी उसमें पानी कितना चढ़ा, उसका मास कितना था? M1, और जो दूसरी केशनली थी उसमें पानी का मास कितना था? M2। बोला जो स्थितिज ऊर्जा होगी, तो पहली केशनली में जो पानी चढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी आई U1 और दूसरी में आई U2। अब उसने हमसे पूछा क्या क्या है, उसने बोला ऊंचाई का अनुपात बताओ, मतलब H1/H2 बताओ। उसने बोला द्रव्यमानों का अनुपात बताओ, यानी M1/M2 बताओ। उसने बोला पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात बताओ, यानी U1/U2 बताओ। तो उसने तीन चीजें पूछी हैं कि दो केशनली हैं जिनकी त्रिज्याएं R1 R2 हैं, उनको पानी में डुबोया तो उनमें जो लिक्विड ऊपर चढ़ेगा उसकी ऊंचाइयों का अनुपात, यानी H1/H2। जो लिक्विड ऊपर चढ़ा उस चढ़े हुए लिक्विड के द्रव्यमानों का अनुपात, यानी M1/M2, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात, यानी U1/U2। ये चीजें हमें बतानी है, ये चीजें हमें बतानी है, ये चीजें हमें बतानी है, ये चीजें अपने को बतानी है। अब देखो जो ऊंचाई का अनुपात है ये बहुत आसानी से आ जाएगा। कैसे? क्योंकि अपने को पता है H प्रोपोर्शनल होता है 1/R। कौन से लॉ से? कौन से लॉ से? यूरिन्स लॉ से अपने को पता है H प्रोपोर्शनल होता है 1/R। H प्रोपोर्शनल 1/R होता है, यानी जो H1/H2 है वो तो R2/R1 हो जाएगा। H1/H2 कितना हो जाएगा? R2/R1। ये पहले वाले में कोई दिक्कत? पहले वाले में कोई दिक्कत? द्रव द्वारा ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो H1/H2 R2/R1 हो जाएगा। कोई परेशानी इसमें? कोई परेशानी? ठीक। अब देखो दूसरा वाला, द्रव द्वारा प्राप्त ऊंचाई का द्रव्यमान जो है उसका अनुपात बताना है। ठीक है, द्रव द्वारा प्राप्त ऊंचाई का जो द्रव्यमान है उसका अनुपात बताना है, M1/M2 बताना है। तो देखो ये जो मेथड है, एक तो ये मेथड भी है, पर मैं तुम्हें इससे एक दूसरा मेथड बता रहा हूं। हमने देखो ये सॉल्व किया है ना, ये देखो M और R में क्या रिलेशन है? M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है क्या? M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है क्या? M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R दिख रहा है ना, तो अपने सीधा बोल सकते हैं कि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, तो M1/M2 कितना हो जाएगा? R1/R2। ये M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है ना, हमने प्रूफ किया हुआ है। सीधा M1/M2 कितना लिख सकते हो? R1/R2। कितना लिख सकते हो? R1/R2। देखो ना बेटा यहां पे ये M और R में समानुपाती है ना, M और R समानुपाती है ना बेटा, M और R समानुपाती हैं, तो यहां से M1/M2 अगर लिखना पड़े तो R1/R2 ही तो लिखोगे। तो ये बताओ पहले और दूसरे में कोई परेशानी है तो बताओ, पहले और दूसरे में कोई परेशानी है तो बताओ, पहले और दूसरे में कोई परेशानी है तो बताओ। पहले और दूसरे वाले में कोई परेशानी है?
अब देखो, अब तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा वाला है कि स्थितिज ऊर्जा का अनुपात बताओ। अब जो केश नली है, केश नली में देखो पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ा है, h ऊंचाई तक पानी चढ़ा है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। तो अपने किसका रेशियो ले लेंगे, अपने mgh का रेशियो लेंगे। तो देखो यहां पहली वाली में m1gh, mgh लगाएंगे तो ये हो जाएगा m1gh1 और ये हो जाएगा m2gh2। अभी समझो, ऊपर ध्यान मत दो, अभी पहले समझो कि ऊपर वाले में अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे तो mgh की जगह m1gh1 और दूसरी जगह m2gh2 आ जाएगा। g से g कैंसिल हो जाएगा, m1 अपॉन m2 इंटू h1 अपॉन h2 बचेगा। m1 अपॉन m2 हमें पता है r1 अपॉन r2 होता है और h1 अपॉन h2 हमें पता है r2 अपॉन r1 होता है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1। पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1। पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो कितना आएगा, 1। क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात बताओ। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, पहले वाले में m1gh1 हो जाएगा, दूसरे वाले में m2gh2 हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, m1 अपॉन m2 r1 अपॉन r2 लिख लेंगे, h1 अपॉन h2 r2 अपॉन r1 लिख लेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर रेशियो पूछे तो 1 आंसर करना है। पोटेंशियल एनर्जी का अगर रेशियो पूछे तो कितना आंसर करना है, 1। पोटेंशियल एनर्जी का बेटा रेशियो पूछे तो कितना आंसर करके आना है, 1। पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछे तो आंसर क्या करके आना है, 1। ठीक है। अब देखो एक चीज कोई मुझे बताओ कि यहां पे मैंने 2 क्यों लिखा हुआ है। तुम्हारा आंसर आ गया, मुझे बस इतना बताओ कि मैंने h1 के अपॉन में ये 2 क्यों लगाया है। मुझे तो बस m1gh1 लिखना चाहिए था, नीचे m2gh2 लिखना चाहिए था। ये मैंने h1 और h2 के अपॉन में 2 क्यों लगाया है, h1 अपॉन h2 के अपॉन में 2 क्यों लगाया है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो हमेशा बेटा 1 रहता है। मुझे बस इतना बताओ कि मुझे ये लिखना चाहिए था पर मैंने ये अपॉन में 2 क्यों लगा के रखा हुआ है। 2 का रीजन बताओ, अपॉन में 2 क्यों किया है, इसका रीजन कोई बता पाएगा। किसी को थोड़ी बहुत समझ हो कि भाई अपॉन में 2 क्यों लगाया ये। देखो तुम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा हुआ है, कार ऊर्जा शक्ति, वर्क पावर एनर्जी पढ़ा हुआ है, वर्क पावर एनर्जी पढ़ा हुआ है क्या, वर्क पावर एनर्जी पढ़ा हुआ है क्या। वर्क पावर एनर्जी में बेटा अगर तूने पढ़ा हो, मैं बता रहा हूं, इधर लिख लेता हूं, यहां वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा हो कि अगर वस्तु जमीन से h ऊंचाई पे होती है, अगर वस्तु जमीन से h ऊंचाई पे होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। अगर वस्तु जमीन से h ऊंचाई पे होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। पर कोई रॉड अगर जमीन से h ऊंचाई पे है, कोई रॉड जमीन से h ऊंचाई पे है तो उसका सारा का सारा मास कहां मानोगे, उसका सारा का सारा मास h/2 पे मानते हैं। याद करो ये वाला पॉइंट कि अगर पूरा का पूरा मास h ऊंचाई में फैला हुआ है तो पहले पूरे मास को कहां पे केंद्रित मानते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास पे, और सेंटर ऑफ मास आधी ऊंचाई पे होगा, h/2 पे होगा। सेंटर ऑफ मास आधी ऊंचाई पे होगा, h/2 पे होगा। इसलिए जब पोटेंशियल एनर्जी रॉड के केस में लिखते हो, रॉड के केस में लिखते हो तो mgh/2 लिखते हो। याद करो, ये पॉइंट याद है क्या। समझ में आया।
समझ में आया ये चीज? तभी तो ये पूरा का पूरा मास क्या एच ऊंचाई पे है? नहीं, पूरा का पूरा मास को यहां मानोगे तो ये हाइट कितनी होगी? h/2 होगी। इसलिए यहां पे ये h/2 नहीं आया। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, वरना वर्क पावर में कभी गलती कराओगे, रोटेशन में भी गलती कराओगे। याद है ये? अरे कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? ये मैंने बता के इसको गलती तो नहीं की ना? ये याद रहेगा ना? रोटेशन में एक सवाल आता है, रॉड खड़ी थी, ऊर्ध्वाधर थी, फिर क्षैतिज हो गई, तो उसके ओमेगा बताओ, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रखते हो। याद है ना ये चीज? ठीक है क्या? ठीक है क्या? एक सेकेंड, ठीक, यहां तक पढ़ा, आगे बढ़े। ये याद रखना है। अब मैं देखो जो चीज बता रहा हूं उसको याद रखो। देखो जो चीज मैंने बताई है सिर्फ उसको याद रखो। क्या याद रखो? कि अगर H पूछा जाए तो H R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, M पूछा जाए तो M R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और U का रेशियो पूछा जाए तो U का रेशियो सदा 1 होता है। ये 3 पॉइंट याद रखो। सवाल भूल जाओ ये 3 पॉइंट याद रखो, सवाल भूल जाओ ये 3 पॉइंट याद रखो। H R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, M R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और U पे R का फर्क नहीं पड़ता, U हमेशा कितना रहता है? 1। U पे R का कोई फर्क नहीं पड़ता, U हमेशा कितना रहता है? 1। ये 3 पॉइंट याद हो जाएंगे? ये 3 पॉइंट याद हो जाएंगे क्या बेटा? U का रेशियो हमेशा कितना है? 1। इस वाले का आंसर बताओ। पहला सवाल जो मैं तुम्हें दे रहा हूं इसका आंसर बताओ। पहला सवाल जो मैंने दिया बेटा, इसका आंसर दिख रहा होगा? इसका आंसर तो है ना, इसका आंसर तो दिख रहा होगा कि पानी में डुबोया, H ऊंचाई तक चढ़ा और पोटेंशियल एनर्जी बोल दी U1। अब जो दूसरी केशनली ली, पहली R वाली थी, R1 कितना था? R, R2 कितना था? 3R। तो बोला U1 अपॉन U2 का अनुपात बताओ, U1 अपॉन U2 का अनुपात बताओ। तो बोला R1 R2 से फर्क नहीं पड़ता, R1 R2 से फर्क नहीं पड़ता, U का अनुपात हमेशा कितना रहता है? 1। U का अनुपात हमेशा कितना रहता है? 1। U का अनुपात हमेशा कितना रहता है? 1। ठीक है? ये बताओ अगला क्वेश्चन बेटा। ऐसा ये नहीं आया नीट में, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। बताओ इस सवाल को, बताओ क्या होगा? अगला क्वेश्चन बताओ। इस वाले का आंसर क्या होगा? देखो बेटा, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात तो पता है ना? जो लोग गलत आंसर कर रहे हो वो ध्यान से सुनो।
जो लोग गलत आंसर कर रहे हैं वो ध्यान से सुनो भाई, फोर्थ आंसर चाहिए। जो वी आंसर कर रहे हैं वो ध्यान से सुनो कि एम आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब आर बढ़ेगा तो एम बढ़ेगा और आर घटेगा तो एम घटेगा। आर हो गया दुगना, आर हो गया दुगना तो एम हो जाएगा दुगना। आर हो गया तिगना तो एम हो जाएगा 3 गुना। अगर आर हो गया आधा तो एम हो जाएगा आधा। कृष्णली की त्रिज्या आधी होगी। अगर आर आधा हुआ है तो एम भी आधा ही होगा ना। 2m आने का आंसर क्या है? 2m आने का लॉजिक बताओ मुझे। ये जो लोग ये वाला आंसर कर रहे हैं उन्होंने किस लॉजिक से 2m लगा दिया यार? टू एम तो आ ही नहीं सकता ना, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो अगर आर आधा हुआ है तो एम भी क्या होगा? आधा। नहीं आ रही है बात समझ में? ठीक, चलो यहां तक सही है क्या? ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? चलो एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ। ये चीज मतलब थोड़ा काम की ज्यादा नहीं है, बस मुझे बताओ। मैंने बोला था 3 सरफेस हो सकती हैं, या तो ये अवतल हो सकती है या ये उत्तल हो सकती है ना, ये बताया था मैंने। कॉनकेव भी हो सकती है, कॉन्वेक्स भी हो सकती है ना। कॉनकेव भी हो सकती है, कॉन्वेक्स भी हो सकती है। यहां पे देखो, यहां पे मैंने ये कॉनकेव बनाई हुई है। कैसी बनाई हुई है? कॉनकेव। तो मुझे ये बताओ, मैंने ये कॉनकेव ही क्यों बनाई? मैंने ये अवतल ही क्यों बनाई? मैंने ये उत्तल क्यों नहीं बनाई? किसी को इसका आंसर पता है क्या? कि यहां पे जब मैंने बनाया तो मैंने इसको ऐसा ही क्यों बनाया? मैंने इसको ऐसा क्यों नहीं बना दिया? मैंने इसको ऐसा क्यों नहीं बना दिया? मैंने सिर्फ इसको अवतल ही क्यों बनाया? इसका किसी को आंसर पता है क्या? मैंने इसको अवतल ही क्यों बनाया? इसका आंसर पता है क्या? इसका आंसर पता है क्या? इसका आंसर पता है क्या? देखो, अब ध्यान से सुनना। देखो, H का फॉर्मूला है 2t cos थीटा c अपॉन रो जी आर। ठीक है, अगर थीटा सी छोटा ले 90 से, 90 से छोटा यानी न्यून कोण, 90 से छोटा यानी न्यून कोण। थीटा सी 90 से छोटा होगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। थीटा सी 90 से छोटा होगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा चाहे 60 लो, थीटा 45 लो, थीटा 30 लो, कॉस की वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी। और कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो एच पॉजिटिव होगा, और एच पॉजिटिव का मतलब होता है राइज करेगा, पानी ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, पानी ऊपर चढ़ेगा। दूसरा केस लो कि अगर थीटा सी 90 से बड़ा है, तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा। कॉस थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब एच नेगेटिव होगा,
और H निगेटिव का होता है मतलब पानी नीचे गिरेगा, पानी नीचे गिरेगा, पानी नीचे गिरेगा। मतलब कि पानी ऊपर कब चढ़ता है, पानी ऊपर कब चढ़ता है, जब थीटा 90 से छोटा होता है। पानी ऊपर कब चढ़ता है, जब थीटा 90 से छोटा होता है। और पानी नीचे कब गिरता है, जब थीटा 90 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखो, ये दो बातें याद रखो। अब क्या कैसे देखा, देखो, क्या पानी ऊपर चढ़ा है, क्या पानी ऊपर चढ़ा है, पानी ऊपर चढ़ा है तो थीटा 90 से छोटा होगा। और थीटा अगर 90 से छोटा है, थीटा 90 से छोटा है, थीटा 90 से छोटा है, तो कैसी सरफेस होगी, कॉनकेव, अवतल होगी। ये बात समझ में आई। तो ये चीज याद रख लो, पूछी जा सकती है कि अगर पानी ऊपर चढ़ा है तो जो सरफेस है, वो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो कैसा होगा, न्यून कोण। तो ये सवाल अगर पूछा जाए कि पानी ऊपर चढ़ा है केशनली में, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, क्या होगा, न्यून कोण होगा। क्या होगा, न्यून कोण होगा। पानी केशनली में नीचे गिरा है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट पूछा जाए तो क्या होगा, अधिक कोण होगा। क्या होगा, अधिक कोण होगा। ये बात समझ में आ रही। ये सवाल अगर आ जाए बेटा कि पानी केशनली में ऊपर चढ़ा है तो संपर्क कोण कितना होगा, तो न्यून कोण आंसर, 90 से कम आंसर कर सकते हो। पानी केशनली में नीचे गिरा है तो संपर्क कोण कितना होगा, तो 90 से ज्यादा आंसर यानी अधिक कोण आंसर कर सकते हो क्या। इसमें कोई परेशानी तो नहीं है, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। चलो मैं एक सवाल और करा देता हूं, ठीक है, एक सवाल और करा दूंगा, ठीक है, एक सवाल और कर लो। ये सवाल है, ये स्टार्टिंग का ही सवाल है, इसमें फॉर्मूला लगेगा इस फॉर्मूले का एक सवाल है, पुराना सवाल है, इसको देखो, पुराना सवाल है, इसको देखो, इस सवाल को देखो। इसका यहां केशनली से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बस एक पुराना सवाल है, उसको समझो। सवाल क्या है कि एक यू शेप का एक तार था, उसमें हमने एक फिल्म बना दी। ये जो है दिख रही है, ये फिल्म है। इस फिल्म के एक तार लगा के हमने कुछ वेट को बैलेंस किया, ये वेट है, डब्ल्यू वेट है, इसको बैलेंस किया। तो हमसे कुछ पूछा है कि इस जो द्रव फिल्म है इसका पृष्ठ तनाव कितना होगा। ठीक है, तो नीचे जो डब्ल्यू लग रहा है, नीचे जो डब्ल्यू लग रहा है, इसको ऊपर लगने वाले, उसको ऊपर लगने वाले फोर्स ने बैलेंस किया होगा। नीचे जो डब्ल्यू लग रहा है उसको ऊपर लगने वाले फोर्स ने बैलेंस किया होगा। स्लाइडर बेटा कुछ नहीं होता, एक ऐसी चीज जो स्लाइड कर सके, मूव कर सके, वो स्लाइडर है, और कुछ भी नहीं स्लाइडर होता है। तो इस डब्ल्यू को देखो, उसने संतुलित लिखा हुआ है, तो मतलब ऊपर लगने वाले फोर्स ने नीचे लगने वाले डब्ल्यू को संतुलित कर लिया। ऊपर लगने वाले फोर्स ने नीचे लगने वाले डब्ल्यू को संतुलित कर लिया। सही है क्या। अच्छा, ये फोर्स होगा कितना, तो T इंटू एल, और डब्ल्यू कितना है, 3 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, P निकालना है। L की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -2 बराबर 3 गुणा 10 की पावर -2। मुझे बताओ, कोई गलती कर रहे हैं क्या, कुछ और कोई गलती कर रहे हैं क्या,
ये सवाल हो गया या हमने कोई गलती की हुई है? हमने कोई गलती की है क्या? कोई थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है क्या हमसे? कोई भी मिस्टेक हो रही है क्या हमसे? बताओ, थोड़ी बहुत छोटी बहुत गलती हो रही हो, कोई गलती हो रही हो? हाँ, देखो, ये जो फिल्म है इसके तो दो पार्ट होंगे ना, एक तो ये आगे वाला और एक पीछे वाला भी तो पार्ट होगा। तो आगे वाली फिल्म और पीछे वाली फिल्म, दो फिल्म है ना, दो सतह है ना। जो फिल्म है उसमें हमेशा दो सतह होती है बोला था, तो एक दो से मल्टीप्लाई होगी। तो बेटा इस सवाल में जो गलती होती है वो यही होती है, इस सवाल में जो गलती होती है वो यही होती है, ठीक है। इस सवाल में जो गलती होती है वो यही होती है कि हम भूल जाते हैं, दो से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल होगा, ये 10 आएगा और डिवाइड कर लोगे तो आंसर ला सकते हो क्या? ला सकते हो क्या? ये वाला आंसर आ जाएगा। नहीं आया? कर लोगे क्या? कर लोगे क्या इतना? ठीक है। अब बेटा जिनके डाउट है वो तो रुको, और जिनके डाउट नहीं है वो जा सकते हो। जिनके डाउट है वो रुक जाओ, और जिनके डाउट नहीं है वो जा सकते हो, ठीक है। जिन लोगों को कुछ डाउट पूछने हैं वो रुक जाओ। बेटा मैंने क्या कहा, संतुलित करने को बोला है, तो नीचे वाले वेट को ऊपर लगने वाले फोर्स ने बैलेंस कर लिया। बैलेंस कर लिया तो अपनों ने क्या लिखा है यहां पे कि फोर्स कितना होगा, T इंटू एल, पर दो सतहें होंगी तो दो से मल्टीप्लाई कर दी। बेटा लिक्विड अगर चेंज हो गया तो आंसर नहीं निकाल पाओगे, और ऐसा सवाल भी फिर पूछा नहीं जाता है ना। जो तुम पोटेंशियल एनर्जी में लिक्विड चेंज करने की बात कर रहे हो, फिर वो सवाल नहीं पूछा जाएगा, वो सवाल फिर नहीं निकाल सकते अपने आंसर ऐसा। हाँ बेटा कल क्लास होगी, कल अपनी इसकी लास्ट क्लास रहेगी, ठीक है। अपनी इसकी कल लास्ट क्लास होगी। नहीं बेटा मैं दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चन नहीं करा सकता, मुझे जो पढ़ाने का बोला गया मैं वही पढ़ा सकता हूं। हाँ शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं मैं वो बता दूंगा, ठीक है। मैं शॉर्ट नोट्स कैसे दिखते हैं, कैसे बनाने चाहिए, मैं वो दिखाऊंगा तुम लोगों को। बेटा पीवाईक्यू मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, जो मैं सवाल कराता हूं वो बहुत सारे पीवाईक्यू में आए हुए होते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू मैंने करा रखे हैं, ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो पीवाईक्यू की, इसमें इंक्लूड है पीवाईक्यू, अगर देखोगे तो समझ में आएगा, बनेंगे तुमसे। बेटा कल मेरी कल लास्ट क्लास है, मुझे और सिलेबस का नहीं पता है ना, मुझे बाकी सिलेबस का नहीं पता। इस चैप्टर का लास्ट क्लास है, बाकी बेटा मेरे और कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। बाकी मुझे इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पता है, आप किसी और सर से पूछना। किसी के और कोई डाउट है तो बताओ बेटा। नोट्स बेटा कैसे बनाए जाएंगे मैं बता दूंगा, शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं मैं दिखाऊंगा आप लोगों को।
नहीं बेटा, यूट्यूब पे मैं नहीं पढ़ाता, नहीं यूट्यूब वगैरह पे नहीं पढ़ाता मैं। ठीक है बेटा, आप लोग आराम करो, ठीक है, ठीक है, क्लास एंड करता है।